पाठ 16। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है। यहाँ विचित्र घड़ी किसे कहा गया है। यहाँ पर विचित्र घड़ी विदाई की घड़ी को कहा गया है। बेटी की विदाई के समय माता पिता की मनस्थिति बड़ी ही दुखी होती है। जिस बेटी को वे इतने लाड से बड़ा करते हैं उसे शादी के बाद किसी और को सौंपना बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता है। इसलिए यह इस घड़ी को बड़ा ही विचित्र घड़ी कहा गया है। और माता पिता को भी इसका बहुत दुख रहता है। उन्हें उनके मन में सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है कि न जाने ससुराल वाले कैसे होंगे, उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसे कैसा उसे ऐसा ही प्यार और लाड और दुलार मिलेगा जो उसे अपने मायके में प्राप्त था। ये सारी चिंताएं माता के और पिता के मन में लगी रहती हैं। इसलिए विदाई के समय को विचित्र घड़ी कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बेटी को पराया धन किसे कहा जाता है। भारतीय समाज की यह परंपरा है कि जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से वो पराई मानी जाती है उसे, इसीलिए क्योंकि वह शादी कर अपने ससुराल में ही शोभा देती है और क्योंकि वह अपने ससुराल के घर को अपनाती है, इसीलिए मायका उसका अपना नहीं होता, उसका ससुराल ही अपना होता है। इसीलिए बेटी को पराया धन कहा गया है। पाठ 16 के आधार पर बताइए कि क्या मीनू ने आदर्श बेटी तथा आदर्श बहन का चरित्र निभाया। यदि हाँ तो कैसे। हाँ, मीनू ने आदर्श बेटी तथा आदर्श बहन का चरित्र निभाया। वह शादी के दिन 3 दिन पहले ही घर पहुंच गई थी और माँ के साथ मिलकर खूब सारी तैयारी की। सारी शादी की तैयारियों में माँ की मदद की। उसने आशा की शादी के लिए उसकी साड़ियों की और चप्पलों की भी खरीदारी मेरठ से ही की थी। उसने आशा की शादी की रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसकी बहन की शादी की रस्म भी निभाई। न जाने कितनी महिलाओं ने शादी में उसे व्यंग भरी बातें कही, उसे कटाक्षपूर्ण नजरों से देखा। उसके बावजूद उसने अपने दुख को अपने चेहरे पर आने न दिया और चुपचाप वो सारी रस्में निभाई। शादी के बाद भी घर जो अव्यवस्थित हो गया था, पूरा बिगड़ गया था, उसे व्यवस्थित करने में अपनी माँ की मदद की। इस तरह से उसने दिखा दिया वह ना सिर्फ पढ़ाई में होशियार है लेकिन वह आदर्श बेटी और बहन भी है। पाठ 17। सच्ची मित्रता एक अनमोल धन है विषय पर लगभग 60 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच में सच्ची मित्रता एक अनमोल धन है। मित्र वो होते हैं जिनसे हम अपने दिल की हर बात बिना झिझक कह सकते हैं, बिना डरे उनके सामने हम खुली किताब की तरह अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उनसे हमें सहारा मिलता है और मित्र ही हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं। वे हमारे हर दुख सुख के साथी होते हैं। सच्चे मित्र हमेशा से ही हमारे नाजुक समय में, हमारे मुसीबत के समय में हमारा आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, हमारा सहारा बनते हैं। इसलिए सच्चे मित्र होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाठ 18। मीनू ने विदेश में जाकर बसने वाले भारतीय बुद्धिजीवों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं। मीनू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस पक्ष में ज़रा भी नहीं है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिनके ऊपर सरकार इतना पैसा खर्च करती है उन्हें आगे बढ़ने में सहारा देती है और वहीं कुछ पैसों के लिए ये बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाते हैं। हमारी भारतीय सरकार हमारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च करती है और चंद पैसों के कारण ये बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाते हैं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी। मैं भी इन विचारों से सहमत हूँ। सच में भारत में ही अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें अपने देश में रहकर अपने देश की उन्नति और प्रगति में अपना हाथ बटाना चाहिए, ना कि चंद पैसों की लालच में आकर हम विदेशों में जाकर बस जाएं। भारत में ही अपने माता पिता ने इतने वर्षों से लाड प्यार से हमें हमारा पालन पोषण किया है। उन प्यारे माता पिता को छोड़कर बस पैसों की लालच में, ओहदों की लालच में आकर हम विदेशों में बस जाते हैं तो ये मेरे हिसाब से
पूरी तरह से गलत है। हमारे भारत देश की उन्नति के लिए अगर हम हाथ नहीं बटाएंगे तो कौन आकर हमारे देश की उन्नति और प्रगति में हाथ बटाएगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ कुछ ऋण है, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं कि हम अपनी देश की तरक्की में योगदान दें, ना कि विदेशों में जाकर कुछ पैसों की लालच में वहीं जाकर बस जाए। पाठ 21 जनरल आंसर कहते हैं परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मीनू के संबंध में इस कथन की विवेचना कीजिए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, यह बिल्कुल सच है। कहते हैं भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो इंसान खुद की सहायता स्वयं करता है। मीनू ने हमेशा से ही लग्नशील होकर मेहनत की। वह नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करती थी, इसलिए हर वर्ष उसने वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जो इंसान परिश्रमी होते हैं भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। परिश्रम ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यह मीनू के माध्यम से पूरी तरह से सच साबित होता है, क्योंकि मीनू में आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ निश्चय कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए वह परिस्थितियों से घबराती नहीं थी, निरंतर आगे बढ़ती रहती थी। पाठ 23 किस तरह से कितने समय में मीनू ने एक उच्च ख्याति हासिल कर दी थी। मीनू को वकालत शुरू किए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी अच्छी धाक जमा ली थी। पतली छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में इतना जोश था, इतना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चे, उसकी वाहवाही के चर्चे, उसकी रौबीली आवाज़ की चर्चे पूरे मेरठ में फैल गए थे। उसकी रौबीली आवाज़ सबके मन को मोह लेती थी। किसी को नहीं लगता था कि ये छोटी सी दिखने वाली, इतनी दुबली सी पतली सी दिखने वाली मीनू में इतना साहस है। उसके साधारण रूप को देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर पाता कि मीनू में इतना साहस भरा हुआ है। इस प्रकार से उसने 8 महीनों में ही अपने लिए काफ़ी ख्याति हासिल कर ली थी। पाठ 21 नारी अबला नहीं सबला है, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। हाँ, यह बिल्कुल सच है। नारी अबला नहीं सबला है, बस ज़रूरत है उसमें नवचेतना की भावना को जगाने की, पढ़ने की, स्वावलंबी बनने की, अपने पाँव पर खड़ा होने की। अगर लड़कियों को भी शिक्षित किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, तो वे भी पढ़ लिख कर अपने लिए समाज में एक उच्च नाम कमा सकती हैं। वो धन कमा सकती हैं जैसे कि एक लड़का कमाता है। तो जिस तरह से मीनू ने पढ़ लिख कर समाज में अपने लिए नाम स्थापित कर दिया था, आज कड़ी मेहनत कर, परिश्रम कर आज वह वकील बन चुकी थी और सारी वकालत की पढ़ाई की परीक्षाएं उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। तो बस ज़रूरत थी उसे प्रोत्साहन देने की, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की। तो इससे हम कह सकते हैं कि नारी अबला नहीं सबला है। उसने मन में ये विचार किया कि उसमें भी वो सारी शक्ति है, उसमें भी वो सारी ताकत है जिससे वह पढ़ लिख कर अपने लिए नाम कमा सकती है। पाठ 26 विशेष ख्याति से आप क्या समझते हैं। विशेष ख्याति यानी कि प्रसिद्धि पाना, समाज में अपने लिए नाम कमाना। जिस तरह से मीनू ने 8 महीनों में ही अपनी वकालत की प्रैक्टिस इस तरह से जमा ली थी कि मेरठ में उसकी विशेष ख्याति स्थापित हो गई थी। पाठ 26 आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हाँ, मीनू शुरू से ही शादी तो करना चाहती थी, उसके साथ वकील भी बनना चाहती थी। आज अमित ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा और उसकी शादी अमित से हो गई और उसका बचपन से ही वकील बनने का सपना था जो वो भी साकार हो गया। जिससे हम कह सकते हैं कि वाह, जिस मंजिल की उसे तलाश थी, जिस लक्ष्य की उसे चाह थी, आज वो दोनों लक्ष्य उसे मिल चुके थे। उसकी शादी भी हो चुकी थी और वह प्रसिद्ध वकील भी बनकर अपना नाम स्थापित कर चुकी थी।